हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो चलिए भाई, 12th क्लास के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। हाल फिलहाल अभी बोर्ड एग्जाम्स का जो है ये सीजन चला हुआ है। अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, किसी भी आप स्टेट बोर्ड से हो तो उसके एग्जाम्स अभी होने हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है डिस्कस करने का, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। देखिए, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऑलमोस्ट आ सकता है, या फिर यदि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। तो आप एंड तक इस वीडियो लेक्चर को देखें और बने रहें मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको, जो केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलाओं का बारी बारी जब यूज होगा तो इनको हम करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ रिएक्शन 2A + B goes to 3C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज दिस, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। जब भी आपको इसी तरह की कोई भी रिएक्शन लिखी हुई दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो रिएक्टेंट है इसको लिख लीजिए dA/dt। ये रिएक्टेंट है ना, तो dA/dt। और जिसका आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको ले जाइए नीचे 1/2, आगे आ जाएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये किसके इक्वल होगा बच्चे? dB/dt माइनस ऑफ dB/dt। ये किसके इक्वल होगा? प्लस ऑफ 1/3 dC/dt के इक्वल होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन आएगी भाई, बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन। माइनस का साइन आएगा रिएक्टेंट के साथ, प्लस का साइन आएगा प्रोडक्ट के साथ, और जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, 1, 3, ये डिवाइड में आ जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं, देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बनने का जो रेट आपको इतना दे रखा है। पहले मैं बता दूं, जो आपने ये जो लिखा है ना, ये तीनों चीजें, ये क्या है आपके पास? ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ROR इसको बोला जाता है। अब देखिए क्या दे रखा है, सी के अपीयर होने का रेट, मतलब सी के बनने का रेट कितना है? 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब सी इस स्पीड से बनेगा। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताइए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तीनों रेट ऑफ रिएक्शन है। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, लेकिन आपको दे क्या रखा है? सी का रेट दे रखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ROR, सी के रेट का डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, है ना। सी का रेट कितना है? 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया भाई। यहां पर क्या आ गया है? आंसर। क्लियर है? आगे चलिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के टूटने का रेट। अब बताओ ए कहां टूट रहा है? यहां पर टूट रहा है, तो आपको ये निकालना है बच्चे, ये सिर्फ ये ध्यान से समझिए। यदि 1/2 लगा दिया dA/dt के तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अकेला dA/dt क्या कहलाएगा? डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आपको तो dA/dt निकालना है ना, dA/dt निकालना है या नहीं निकालना? बिल्कुल निकालना है सर। तो बताइए, ये पूरा जुगाड़ इस पूरे जुगाड़ के इक्वल है, ये पूरा जुगाड़ इस पूरे जुगाड़ के इक्वल है। तो इसका मतलब इस 2 को मैं यहां भेज दूं तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 इंटू dC/dt। यस और नो? dA/dt, है ना। तो 2/3 एज इट इज रहेगा। dC/dt बताइए, C के बनने का रेट कितना है? 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिर से कोई रिएक्शन दे दिया आपको, आपको बताना है NO2F के बनने का रेट क्या है। NO2F के बनने का रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F। तो पहले आप जनरली लिख लीजिए, इसके लिए कैसे लिखेंगे? -1/2 dNO2/dt इक्वल टू माइनस dF2/dt इक्वल टू +1/2 dN2F/dt। क्लियर? आ गया। लेकिन ये जो तीनों एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये क्या बचे? ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन है ये। अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, NO2F के बनने का रेट। तो बताइए NO2F के बनने का रेट तो ये है, ये तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन दुगना रेट, तो
दुगना हो जाएगा इसके रेट के। समझो ना बच्चे, जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपको तो NO2F के बनने का रेट निकालना है। NO2F के बनने का रेट, इसके बनने का रेट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इससे, देखो 2 इधर आ जाएगा, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या इसके बनने के या इसके टूटने के रेट के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो तीनों के तीनों एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में काउंट होंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2 के टूटने का रेट, तो F2 के टूटने का रेट तो बच्चे ये है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, NO2F के बनने का रेट है जो इसके बनने का रेट, तो वो इतना आएगा, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। यदि इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बच्चे। क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कैलकुलेट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑर्डर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके लिए आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर आएगा भाई, यहाँ पर रेट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर। लेट्स सी, देखिए आपको जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी इस तरह से और रेट की वैल्यू दे रखी इस तरह से, कंसंट्रेशन की पावर में जो वैल्यू लिखी होती है इनको जोड़ दो बस। तो 1/2 प्लस में हो जाएगा बच्चे 3/2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2। जोड़ के देख लेना भाई, मैथ ऐसा ही है मेरा। ठीक है, यहाँ का ऑर्डर देखिए कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस का 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम 2, 3 माइनस 2, तो 1/2 ऑर्डर आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ्ड। किसी गैसियस रिएक्शन का रेट आधा हो जाता है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड। उसकी वॉल्यूम है जो वेसल की वो डबल कर देंगे। तो पहले तो बताइए रेट कैसे लिखा जाएगा। रेट लिखा जाएगा बच्चे हमारे पास के ए की कंसंट्रेशन की पावर n, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? फाइंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर बताना है। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन है रेट का, क्या है ये, जनरल एक्सप्रेशन है बच्चे रेट का। अब अगले पे आते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाफ्ड। रेट है जो रिएक्शन का वो आधा हो जाता है, तो रेट हो गया है R/2। के तो बच्चे के ही रहेगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल, सोचिए जब किसी बर्तन की वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। समझो ना, आपने गिलास में पानी ले रखा और पानी में 1 चम्मच चीनी डाल रखी है, यदि उसमें एक और गिलास पानी का मिला दोगे तो वॉल्यूम डबल होगी, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना चीनी का वो तो आधा हो जाएगा, फिक्का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी आधी बच्चे। क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। क्लियर है? कि पावर आ जाएगा यहां से n। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, R/2 इज इक्वल टू के ए की पावर n/2 की पावर n। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप कर दीजिए डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो के ए की पावर n से के ए की पावर n से r कट गया, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास बच्चे, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताइए 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है बच्चे 1। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया बच्चे 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन 2x goes to x2 द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स इफ द x इज इंक्रीज 3 टाइम्स। देखिए तो पहले तो इसके लिए रेट लिखिए, रेट हो जाएगा हमारे पास के x की पावर n। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 27 गुना हो जाता है, 27 गुना। तो नया रेट इसका क्या आ जाएगा, 27 R आ जाएगा। ठीक है, कब हो जाता है 27 गुना, यदि x की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर देते हो आप, यहां पर 3x कर दीजिए, तो इक्वल टू के, ठीक है, 3x की पावर n आ जाएगा बच्चे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आएगी, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो आप पाएंगे यहां से कि 3x की पावर n किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, 27 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 27 के इक्वल आ जाएगा आप हमारे पास। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, भाई x से x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो 3 की पावर n आ जाएगा यहाँ पर 27। बताइए 3 की पावर n 27 कब होगा, सोचिए खुद से, जब n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 3। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होती है भाई सेकंड इनवर्स, या फिर मिनट इनवर्स, या फिर आर इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स आएगा भाई, टाइम इनवर्स यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसकी, रेट कांस्टेंट की यूनिट की।
यहीं पर आप साथ में लिख लीजिए, जीरो ऑर्डर की जो होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। यहीं पर आप लिख लीजिए सेकंड ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो होती है लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड की जगह मिनट है तो मिनट आ जाएगा, यहां पर आर है तो क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की और किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 40 मिनट लगते हैं 30% रिएक्टेंट को डीकम्पोज मतलब रिएक्शन करने के लिए, टूटने के लिए। आपको उसका T1/2 कैलकुलेट करना है। तो अब मैंने फॉर्मूले देखे जैसे कि यहां पर लिखे हुए हैं, यहां तक के फॉर्मूले हैं जीरो ऑर्डर के लिए, नीचे लिखे हुए फॉर्मूले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1/2 निकालने का फॉर्मूला देखिए भाई कहीं पर है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो T1/2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, 0.693 डिवाइड बाई के। तो इसका मतलब आपको K निकालना पड़ेगा, पहले रेट कांस्टेंट K निकालना पड़ेगा। अब K निकालने का फॉर्मूला है ये रहा, देखो ये रहा भाई, ये रहा। तो पहले K निकाल लेते हैं, K आएगा 2.303। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा, टाइम। अब टाइम कितना दे रखा है, 40 मिनट्स, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 40 मिनट्स इनटू लोग, क्या आ जाएगा इनटू में लोग। ए नोट होता है बच्चे, मैं आपको बता दूं, ए नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू की कंसंट्रेशन। अब क्योंकि यहां पर परसेंटेज दे रखा है तो शुरू की कंसंट्रेशन आप हमेशा 100 मानेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन यू विल कंसीडर्ड इट टू बी 100। ठीक है, नेक्स्ट AT होता है टाइम T पे ए की कंसंट्रेशन कितनी, मतलब रट्टा मत लगाइए, AT का मतलब होता है बच्चे बची हुई कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन होता है AT। अब थी कितनी 100, बची हुई कितनी है, खुद से सोचो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। 30% डीकंपोज हो गया। अब मान लीजिए रिएक्टेंट है, 30% डीकंपोज हो गया, मतलब 30% तो चला गया, प्रोडक्ट बना लिया, कितना बच गया 70%। तो डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चे 70, जीरो से कैंसिल हो जाएगी। log 10 माइनस log 7 का फॉर्मूला लग जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 7 की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से K की वैल्यू निकल के आएगी 0.0089। ठीक है, अब नीचे मिनट है तो यूनिट आ जाएगी बच्चे मिनट इनवर्स, क्या आ जाएगी, मिनट इनवर्स। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, यहां से K निकाल लेंगे भाई। डोंट वरी, log 7 की वैल्यू आपको एग्जाम में या तो गिवन होगी, ठीक है, या log टेबल वगैरह देते, log टेबल तो नहीं देते जनरली पेपर में, आपको वैल्यू ही गिवन होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक, अब K की वैल्यू आ गई, हमें तो T1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई K। K की वैल्यू कितनी है, इतने मिनट इनवर्स, तो 0.0089 मिनट इनवर्स का बन जाएगा मिनट। तो इतने मिनट आ जाएगा बच्चे यहाँ पर T1/2 कैलकुलेट आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे। ठीक है, क्या निकालना है, T1/2 निकालना है, डायरेक्ट है ये तो क्वेश्चन। तो T1/2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 0.693 डिवाइड बाई K, दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻14। सेकंड इनवर्स है तो क्या बन जाएगा, सेकंड। इतना टाइम आ जाएगा हमारे पास किसका, हाफ लाइफ टाइम पीरियड का इस न्यूमेरिकल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 60 मिनट में 75% कंप्लीट हो जाती है, तो T1/2 निकालिए आप। T1/2 निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, पहले K निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, K। तो K निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T। अब T कितना है, 60 मिनट, देखिए 60 मिनट, इतना एक्सप्रेशन आपको K निकाल कर देगा, वहां से T1/2 निकलेगा। तो T कितना है बच्चे, 60 मिनट, 60 मिनट इंटू log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, परसेंटेज है तो बच्चे मानेंगे आप 100 डिवाइड बाय, देखो ध्यान से, 75% कंप्लीट हो गई है, 75% क्या हो गई है, कंप्लीट। 75% कंप्लीट हो गई तो बच कितनी गई है बच्चे, 25। कितनी बच गई है, 25। ध्यान से देखो ना, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बच कितनी गई है, 25। तो देखिए यहां से कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 चौके 100 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू होती है हमारे पास, पुट कर रहा हूं मैं, रुक जाइए एक बार, 60 इंटू में log 4 की वैल्यू होती है 0.6021 बच्चे। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, K की वैल्यू आ गई।
तो अब T1/2 क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के, तो इसको रख दीजिए 2.303 इंटू 0.6021 इंटू में कितना हो जाएगा 60। सोल्व कर लेंगे, मिनट में आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिनट में। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू आपको दे रखी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग मतलब आपको टाइम निकालना है बच्चे, यहां से क्या निकालना है? टाइम। तो इसी फॉर्मूले में से टाइम निकालिए। तो टाइम क्या होता है 2.303। अच्छा, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए के की वैल्यू दे रखी है, नो डाउट के की वैल्यू दे रखी है। देखिए ध्यान से समझना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये कितना टाइम लेगा। 6% 6 ग्राम रिएक्टेंट है, उसको कम करते करते 3 ग्राम पे आना, तो बोलिए आधा ही टूट रहा है, नहीं हो रहा है। शुरू में तो 6 ग्राम है, अब कितना ग्राम बच जाना चाहिए? 3 ग्राम। बोलिए आधा टूट रहा है, नहीं टूट रहा, आधा टूट रहा, आधा टूट रहा। तो T1/2 पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं बच्चे? ये T1/2। T1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी 0.693 डिवाइड बाई के, ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकंड है, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 15% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट में। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बी 60% कंप्लीट, मतलब आपको टाइम निकालना है, ये वाला टाइम निकालना बच्चे, ये वाला टाइम। ठीक है, ये वाले टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई बची हुई कंसंट्रेशन। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब हमें चाहिए के निकालेगा इसका पहला पार्ट। तो बताइए के कैसे निकलेगा पहले पार्ट से? 2.303 डिवाइड बाई टी कितना इसमें 20 मिनट्स लग रहे हैं ना। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज दे रखा है ना, 15% तो कंप्लीट हो चुकी, इसका मतलब इनिशियल 100 थी, 15 कंप्लीट होगी तो कितनी बच जाएगी बच्चे? 75 बच जाएगी। तो निकाल लेंगे आप यहां से के की वैल्यू। के की वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे? यहां पर। मान लीजिए यहां पर के की वैल्यू को मैं के ही रहने देता हूं। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितनी आ जाएगी 60% कंप्लीट, तो इनिशियल आ जाएगी 100, 60% कंप्लीट हो गई तो बच जाएगी कितनी बच्चे? 40। कितनी बच जाएगी? 40। और आप सोल्व कर लेंगे इस तरह से, किसकी वैल्यू निकल जाएगी? टी की वैल्यू। अरे भाई के की वैल्यू ये निकालनी है जो ये पुट करनी पड़ेगी भाई, लॉग वैल्यूज आप निकालेंगे। ठीक है, कर लेंगे। यस, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C। 14C कार्बन का आइसोटोप है, उसको डिके मतलब डिकम्पोज होने में, टूटने में, खराब होने में, खत्म होने में, उसकी हाफ लाइफ मतलब उसको आधा खत्म होने में इतने साल लग जाते हैं। हमारी बॉडी जब हम मर जाते हैं भाई, हमारी बॉडी में जो 14C है वो लगातार खत्म होता रहता है धीरे धीरे धीरे। आप सीआईडी वगैरह में देखते हो तो कोई मर जाता है तो सीआईडी वाले ना लैब में ले जाकर ये बता देते हैं कितने टाइम पहले ये मरा था, उसकी एज कैलकुलेट कर लेते हैं। या कोई पुराना सैंपल मिल गया, जैसे ये खुदाई करते रहते हैं लोग, पूरा तत्व विभाग वाले, कुछ सैंपल मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, बता देंगे इतने साल पुराना है। तो वो कैसे बताते हैं? 14C के डिके होने के हेल्प से। जो रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है, ये डिके होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। मैं आपको बता दूं किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। तो इसकी हाफ लाइफ दे रखी है भाई, क्या दे रखी है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? T1/2 से के कैलकुलेट कर सकते हो, के। तो यहां से बच्चे के की वैल्यू तो निकल गई 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ कितनी है? 5730। अब यूनिट आ जाएगी ईयर्स इनवर्स। ठीक है, आ गई के की वैल्यू तो। हाँ जी सर। अब एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, कोई आर्कियोलॉजी वाला, वो चेक करता है कि किसी पेड़ के अंदर लकड़ी का टुकड़ा है, वुड मतलब लकड़ी का टुकड़ा, उसमें सिर्फ 80% 14C बचा हुआ है। तो आपको उसकी एज कैलकुलेट करनी है। एज का मतलब टाइम ही तो है, एज टाइम ही तो है। तो टाइम कैसे निकलेगा बच्चे? 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू तो आपने निकाल ली है 0.693 डिवाइड बाई 5730, तो 5730 चला जाएगा ऊपर, इनटू में लोग। क्या जाएगा? इनटू में लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन जब परसेंटेज दे रखी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे 100। अब देखो नीचे क्या आएगी? बची हुई कंसंट्रेशन कितने परसेंट बची हुई? 80%। तो नीचे आ जाएगा बच्चे 80, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आप यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लोग की, तो वो निकल कर आएगी 0.0969। ठीक है, तो यहां से जो टाइम है वो निकलेगा हमारे पास 1845 साल। ठीक है, तो उस लकड़ी के टुकड़े की जो उम्र है वो कितनी है बच्चे? 1845 साल पुराना लकड़ी का टुकड़ा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, कहीं पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ मतलब बम फट गया कहीं पर,
उस बम फटने से एक प्रोडक्ट निकला, वो है 90 स्ट्रोंशियम। ठीक है, 90 स्ट्रोंशियम मतलब जिसका वेट कितना है 90 स्ट्रोंशियम का। तो वो प्रोडक्ट में निकला, हवा में फैल गया वो 90 स्ट्रोंशियम। उस 90 स्ट्रोंशियम का जो T1/2 था, हाफ लाइफ थी, वो थी 28.1 साल। ठीक है। इफ 1 ग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम और अब्सॉर्ब्ड इन बोन्स ऑफ न्यूली बोर्न बेबी, जब वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसी टाइम एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, वहां पर उसका जन्म हुआ, और सांस के द्वारा उस बच्चे की बॉडी के अंदर 1 माइक्रोग्राम, कितने माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम उसकी बॉडी के अंदर चला गया है, उस लड़के की बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर। हाउ मच स्ट्रोंशियम विल रिमेन, कितना स्ट्रोंशियम बचा रह जाएगा 10 साल के बाद और 60 साल के बाद उस बच्चे की बॉडी में। ठीक है, तो आपको बताना है कि बचा हुआ कितना रह जाएगा। तो इसका मतलब बचा हुआ तो नीचे ये निकालना है आपको, ये बताइए यस और नो। बची हुई कंसंट्रेशन तो ये है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको टी चाहिए, क्या चाहिए, टी। ठीक है, और के भी चाहिए। ठीक है, टी तो दे रखा है इन्होंने, 10 साल के बाद पूछ रखा, के चाहिए अब हमें के। बताइए के कैसे निकलेगा, के होता है भाई 0.693 डिवाइड बाई T1/2। T1/2 कितना बचे, 28.1 साल, तो आ जाएगा 28.1 साल। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से निकल कर आ जाएगा आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 2.466 इंटू 10⁻⁻²। क्या जाएगी, -2 ईयर इनवर्स। क्या जाएगी, ईयर इनवर्स। भाई मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है। ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे। क्लियर है, ये आ जाएगा भाई हमारे पास किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं कितना बचा रह जाएगा, उसके लिए हमें एटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो के की जगह तो के की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2.466 इंटू 10⁻²। ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 एज इट इज रहेगा, 2.303 एज इट इज रहेगा। कितनी साल बाद पूछा इसने, 10 साल बाद, तो नीचे आ जाएगा 10 लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन कितने माइक्रोग्राम था शुरू में, 1 माइक्रोग्राम। अब कितना बचा रह जाएगा, वो तो 80 आएगा बच्चे, यहां से क्या जाएगा 80। क्या जाएगा बच्चे यहां से 80। क्या पूछा हमसे, कितना बचा रह जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर। अब मैं इसको एज इट इज रखता हूं, एक्सप्रेशन को 10 को ले जाता हूं मैं यहां, और 2.303 को ले आता हूं मैं नीचे। ठीक है, तो 2.303 आ जाएगा बच्चे नीचे। ठीक है, यहां तो कहानी क्लियर। अब log m/n का फॉर्मूला लगाइए। log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस log 80 बच गए यहां पर। क्या बच गया, माइनस log ऑफ 80। ठीक है, अब माइनस के साइन को ले आइए इधर, कहां ले आइए इधर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से log 80 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस ऑफ 0.1071 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से 80 कैलकुलेट करना है आपको, बचा हुआ तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -0.107। पहले मैं बता दूं आपको, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जहां पर एंटी लॉग की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि भाई पता नहीं कब क्या मूड आए उनको पूछने में, तो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो एंटी लॉग की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, काम भी चल जाएगा क्योंकि पेपर में वैल्यू दी होगी। तो यहां से आपके पास 80 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 0.7814 माइक्रोग्राम, मतलब 0.7814 माइक्रोग्राम वहां पर बच जाएगा। कितने साल के बाद, 10 साल के बाद। यदि 60 साल के बाद पूछें तो टी की जगह 60 पुट कर देंगे आप, क्या पुट कर देंगे 60। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीट होने के लिए, रिएक्शन के लिए जो टाइम चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो टाइम ट्वाइस मतलब दुगना है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के टाइम से। यह आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू में T90%। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। रिएक्शन कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चुटकी में हो जाएगा बच्चे सोल्व, ध्यान से देखिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा, राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड सोल्व करूंगा, और आप देखोगे कि लास्ट में जाके दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा। T99%, तो टी निकालना है भाई यहाँ पर टी, तो T99% क्या आ जाएगा बच्चे 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी 100% है। अब 99% कंप्लीट हो गया, तो बच कितना गया 1, तो नीचे आ जाएगा बच्चे 1। कहानी क्लियर, हाँ जी सर, आगे चलिए। 2 इंटू टी 90% क्या आ जाएगा 2.303, ठीक है, डिवाइड बाई के log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन रहेगी 100
90% कंप्लीट हो गया तो बच कितना गया बच्चे 10 बच गया। कहानी क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। बोलिए 2.303 से 2.303 कैंसिल, के से के कैंसिल, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के तो कांस्टेंट रहेगा। तो log आ गया 100, log 100 की वैल्यू होती है बच्चे 2। अरे 100 का मतलब 10 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 तो 2 वैल्यू आ गई इक्वल टू 2 इंटू, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू होती है बच्चे 1, तो बताइए 2 इक्वल टू 2 आ गया नहीं आ गया? तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इट मींस T99% किसके इक्वल होगा? 2 इंटू में T90% के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास ये टेबल दे रखी है और रिएक्शन दे रखी है SO2Cl2 गोज टू SO2 प्लस Cl2। देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब सारे रिएक्टेंट गैस हो और सारे प्रोडक्ट गैस हो तो उस टाइम पे हमें यहां पर पूछा गया है के की वैल्यू, भी रेट कांस्टेंट निकालिए, के पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो जब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखिए ये वाला रहा, ये वाला, ठीक है। तो निकालें के, तो निकालते हैं के 2.303 डिवाइड बाई टी टाइम, कितने सेकंड पे निकालेंगे? 100 सेकंड पे। ये सेकंड टाइम सेकंड में दे रखा भाई, 100 सेकंड पे निकालेंगे तो 100 सेकंड। लोग पी नोट, पी नोट है इनिशियल प्रेशर बच्चे, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कब होता है? जब टाइम टी 0 होता है, 0। तो टाइम टी 0 पे इनिशियल प्रेशर कितना? 0.4, तो आ गया 0.4 डिवाइड बाई 2 पी नोट, मतलब इनिशियल प्रेशर का डबल। तो इनिशियल प्रेशर का डबल कितना आ जाएगा? 0.8 माइनस पीटी, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर बचे, पी टोटल। लेकिन कितने टाइम पे टोटल प्रेशर? 100 सेकंड में। 100 सेकंड में देखो टोटल पी कितना देगा? 0.7, तो 0.7, तो यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0.1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गई। log 4 की वैल्यू देखिए 0.6121, तो 0.6021 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 100, और ये आ जाएगी हमारे पास के की वैल्यू टाइम सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगी। तो याद रखिए जब गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हो तो ये वाली इक्वेशन आप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन है हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है तो बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलर मतलब देखने से ऐसा लगता है उन रिएक्शंस को कि उनका जो ऑर्डर आएगा वो सेकंड आएगा, मतलब वो 2 ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। किसकी माना जाता है उनको? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ऐसा तब होता है जब मान लीजिए ए और बी है, हमें लग रहा है किसका ऑर्डर आएगा 2, लेकिन ऑर्डर एक्चुअल में आएगा कितना उनका? 1, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब झूठा फर्स्ट ऑर्डर। वो है तो 2 ऑर्डर की रिएक्शन, है तो कितने ऑर्डर की रिएक्शन? वो 2 की, लेकिन वो किसी कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करती है। किस कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करती है? जब उन 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रखा हो, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ले रखा हो, ठीक है। जैसे भाई आपके घर पे पानी का ड्रम भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन दूध का 1 गिलास है, बताइए अब चाय कब बनना है ना बनना किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ पानी उस पे, दूध पे ना, क्योंकि पानी तो बहुत है, पानी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप एक जगह निकाल लीजिए ड्रम भरे हुए में से, तो पानी में कोई चेंज आएगा? इतना ज्यादा चेंज आएगा नहीं, लेकिन चेंज तो आएगा फिर भी। तो एक्चुअल में तो वो कितने ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की, लेकिन हमें लग कितने ऑर्डर की रही है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, झूठा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब झूठी फर्स्ट ऑर्डर की हैं, झूठ बोल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज दिस सेकंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है? इतना, और 40 डिग्री सेल्सियस पे वो इतना हो जाता है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हीनियस इक्वेशन से यहां पर क्वेश्चन आया है, मॉडिफाइड अर्हीनियस इक्वेशन है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। K2 क्या है? हाई टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, K1 क्या है? T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, R है गैसेस कांस्टेंट 8.314, T2 टेम्परेचर हो गया सेकंड, फर्स्ट टेम्परेचर इंटू सेकंड टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। log K2 की वैल्यू बताइए भाई, K2 की 40 डिग्री सेल्सियस पे बताइए कितना है? 2.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई K1 30 डिग्री सेल्सियस पे बताइए कितना है? 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई
2.303 आर हो जाएगा 8.314 इंटू T2 माइनस T1। भाई जो टेम्परेचर वो केल्विन में लेना जरूरी है। 273 जोड़िए इसमें, 273 तो 3 7 4 11 तो 313 T2 माइनस T1, इसमें भी 273 जोड़िए, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए बस, कितना आ जाएगा 303 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 313 इंटू में 303 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो यहां से कल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, log ऑफ 2.1 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 2.303 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.314 भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 आ जाएगा डिवाइड में, 313 ऊपर चला जाएगा और 303 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भाई ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से आ जाएगी आपके पास 44,126 ठीक है जूल एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आ जाएगी पर मोल, जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 44.126 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। तो हमारे पास कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे भाई। व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, ये अर्हीनियस इक्वेशन आपको याद आनी चाहिए, k इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या होती है, अर्हीनियस इक्वेशन। इसका जब लॉग लेते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे देखते हैं तो फाइनली ये निकल कर आती है हमारे पास। ठीक है, ए है यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले वाला फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैसेस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर और के है रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इस रूम में मान लीजिए दो गैस हैं ए और बी मिलकर प्रोडक्ट सी बनाना चाहती हैं, तो ये तो जरूरी है ए और बी को टकराना पड़ेगा तभी तो सी बनेगा ना। ठीक है, तो किसी एक सेकंड में ए और बी कितनी बार टकराती हैं वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहलाएगी। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, जैसे मैं अभी लिखकर बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए कैसे, देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाएगा बच्चे ZAB से। ZAB का मतलब ए और बी के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं। इसको आप अर्हीनियस इक्वेशन में एक ही जगह भी पुट कर सकते हो, तो आ जाएगा K ZAB इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहां पर ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब आता था ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब क्या है बच्चे, मान लीजिए ए और बी आपस में टकराएंगे, मान लीजिए मार्कर है ए और ये है बी, ये स्पेस में घूम रहे हैं, ये टकराकर सी बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसे टकरा गए, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ये ऐसे टकरा गए, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। कब बनेगा, जब ये ऐसे टकराएंगे, तो पैक तो तभी होगा ना मार्कर है। तो मतलब इनकी स्पेस में प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी जरूरी है। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ओरिएंटेशन होगी नहीं बनेगा, ऐसे ओरिएंटेशन होगी नहीं बनेगा, ऐसे ओरिएंटेशन होगी नहीं बनेगा। कब बनेगा प्रोडक्ट, जब ओरिएंटेशन ऐसे होगी। तो इसका मतलब कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहां पर जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है ओरिएंटेशन फैक्टर। इसको P से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं, P से। तो फाइनली हमारे पास K आ जाता है भाई P इंटू ZAB इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहां पर जो P है ये क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर कहलाता है। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यहां से A की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गई, P इंटू में ZAB के इक्वल निकल के आ गई या निकल के नहीं आ गई, ये आप खुद सोचते रहेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर ऑफ मोलिकुलैरिटी में क्या फर्क है। मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या है बच्चे जब कोई सिंपल रिएक्शन हमारे पास होती है तो जो एटम या मोलिक्यूल आपस में टकराते हैं ना, कितने एटम नंबर में कितने एटम आपस में टकरा रहे हैं वही क्या है, मोलिकुलैरिटी है। जैसे A प्लस बी गोज टू सी, बताइए इसकी मोलिकुलैरिटी, एक ये टकराएगा एक ये, तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, 2। कितनी है, 2। 2A प्लस बी गोज टू सी, कितनी मोलिकुलैरिटी, 3। लेकिन जो बड़ी रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट के आगे 4, 5, 10 लिखा होता है, उनके लिए हम मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है।
तो बताइए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में फर्क क्या है? मोलिकुलरिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। बट ऑर्डर क्या है? रिएक्टेंट की पावर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑर्डर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बट मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी बच्चे? होल नंबर होगी। मोलिकुलरिटी विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये है बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है भाई क्वेश्चन आपके पास, आपको ग्राफ करने हैं जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे उलझ सकता है, यहां से उलझा सकते हैं। तो ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ हैं और ये किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर के। टाइम और किसका है? ये कंसंट्रेशन। बताइए टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी या नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन और रेट का, अब जीरो ऑर्डर में रेट कैसे लिखते हैं हम? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो। इसका मतलब रेट कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करना, मतलब डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पे, तो इंडिपेंडेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। हाँ, T1/2 डिपेंड करता है। देखिए जीरो ऑर्डर में यहाँ आ जाइए, T1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई? T1/2 किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड हमारे पास कर रहा है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। आपसे पूछ सकते हैं बताइए ऐसी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन का? तो कितनी आ जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। और यहां पर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर यदि देखना चाहते हो कंप्लीट, तो यहां पर जो अभी आई बटन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, यहां जाइए और वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स मेरे साथ एंजॉय करिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जाइए और हमें जरूर बताइए, और वीडियो लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आसपास आपके पढ़ते हैं किसी भी स्कूल में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्रूशियल टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस का बेनिफिट ले सके। और आप भी रेगुलर विजिट करते रहे जटैन क्लासेस को मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन। थैंक यू।